नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी के लिए, जिसमें 120 क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। केवल शारीरिक विकास का अध्ययन, केवल मानसिक रोगों का अध्ययन, बच्चों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन, केवल शिक्षा का अध्ययन। दोस्तों, जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं नंबर वाइज आंसर पे कि 1 नंबर का इतना आंसर हुआ या 2 नंबर का इतना। तो इसमें आपका जो है सही आंसर है सी, बच्चों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का व्यक्तित्व सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? बच्चों का व्यक्तित्व होता है वह सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शन है ए में परिवार, 2 में मौसम, 3 में यातायात और 4 में फैशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, परिवार। यानी परिवार से ही बच्चों का व्यक्तित्व जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, 3 पुस्तक और डी नंबर में है आपका भवन। तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है, महत्वपूर्ण तत्व है, उसमें विद्यार्थी का अहम भूमिका होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है? बाल विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है? किशोर अवस्था। तो ऑप्शन है आपका किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था और वृद्धावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रारंभिक बाल अवस्था, क्योंकि विकास जो है वो सबसे ज़्यादा जो तेज चरण होता है वो प्रारंभिक बाल अवस्था में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? पढ़ना, दौड़ना, खुशी और दुख व्यक्तित करना या लिखना। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? तो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अपना भावना व्यक्त करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें खुशी और दुख व्यक्त करना है। इसमें बच्चे ज़्यादा भावना व्यक्त करते हैं। जब कोई चीज़ के लिए वो खुश होते हैं तो वहाँ दिखते हैं, वो अपना भावना व्यक्त करते हैं हंस करके, खुश हो करके, या कुछ उन्हें नहीं मिलता है तो वो अपना भावना व्यक्त करते हैं रो करके, यानी दुखी हो करके। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशी और दुख व्यक्तित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शारीरिक शक्ति मापने के लिए, मानसिक क्षमता जानने के लिए यानी मापने के लिए, या ऊंचाई मापने के लिए, या वजन मापने के लिए। आईक्यू टेस्ट, तो ऑफ कोर्स आईक्यू टेस्ट जो है वो माइंड के लिए होता है, दिमाग के लिए होता है, मानसिक क्षमता जानने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मानसिक क्षमता जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? ए नंबर है आपका ट्रायल एंड एरर, रक्त संचार, प्रकाश संश्लेषण या गुरुत्वाकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? तो अगर सीखने के सिद्धांत का आता है बात, तो यहाँ पे ट्रायल एरर होता है, यानी फर्स्ट टाइम प्रयास करना और गलती से सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायल एंड एरर। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है? बार बार डांटना, बी नंबर है तुलना करना, सी में है प्रोत्साहित करना, या डी में है अनदेखा करना। तो अगर 8 नंबर का आंसर अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल सा यहाँ पे दिखता है सी नंबर, प्रोत्साहित करना। यानी बच्चों को अगर आपको आगे आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना है, आगे नॉलेज और बढ़ाना है,
तो उसे समय समय पे प्रोत्साहित करना काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे होता है ना बच्चों के कि आप ये काम कंप्लीट कर लो या ये टास्क कंप्लीट कर लो तो हम ये आपको प्रोत्साहन देंगे या आपको प्रोत्साहित करेंगे, या स्कूल वगैरह में बच्चे अगर अच्छे करते हैं तो उनको समय समय पे प्रोत्साहित करना। तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका होता है उन्हें समय समय पे प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? इंजीनियर के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, चालक के लिए? तो बाल मनोविज्ञान जो अध्ययन है कोर्स है, ये सबसे ज़्यादा शिक्षक को ज़रूरत पड़ सकता है, यानी पड़ता ही है जब उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण IQ टेस्ट का उपयोग किसके लिए ज़्यादा किया जाता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, मानसिक क्षमता जानने के लिए। यानी IQ टेस्ट हमेशा दिमाग के लिए होता है, माइंड के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मानसिक क्षमता जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक रोग, बच्चों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन, या केवल शिक्षा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 का सी, बच्चों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन। यानी बाल मनोविज्ञान जो मुख्य उद्देश्य है उनका, ये सब्जेक्ट का, उसमें बच्चों का व्यवहार और विकास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सेंसरी मैटर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को व्यक्तित्व को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? यानी बच्चे का व्यक्तित्व होता है, जो बच्चों का व्यक्तित्व होता है उसको सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? परिवार, मौसम, यातायात या फैशन? तो आंसर हो जाएगा आपका परिवार। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डांटना, तुलना करना, प्रोत्साहित करना या अनदेखा करना? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 15, IQ का संबंध किससे है? तो IQ का संबंध मानसिक क्षमता से है, तो आंसर हो जाएगा मानसिक क्षमता। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास में कौन महत्वपूर्ण है? जो बच्चों का सामाजिक विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अकेलापन, समूह में सहभागिता, डर या दंड? तो 16 नंबर का आंसर ऑफ कोर्स हो जाएगा समूह में सहभागिता। यानी सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारण जो है बच्चों में, वो बच्चों जो है कि समाज के बच्चों के साथ खेलता है तो वहाँ पे अपना सहभागिता दिखाता है उसमें, तो वहाँ पे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, समूह में सहभागिता लेना। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भावनात्मक विकास का उदाहरण क्या है? खुशी व्यक्तित्व करना, ऊंचाई बढ़ाना, वजन बढ़ाना या दौड़ना? तो भावनात्मक जो विकास होता है उसमें खुशी व्यक्तित्व किया जाता है या फिर अपना दुख भी व्यक्तित्व किया जाता है। तो ये बच्चों के लिए होता है, वो जब खुश होते हैं तो हंस करके खुशी व्यक्तित्व करते हैं या दुखी होते हैं तो रो करके। तो भावनात्मक विकास में बच्चों को खुशी व्यक्तित्व करना या फिर दुखी होना भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा खुशी व्यक्तित्व करना। इसके साथ दुखी भी होता है तो वो भी आपका सही होगा। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बच्चों के सीखने में खेल का क्या महत्व है? यानी बच्चों के सीखने में खेल का क्या महत्व है? तो आपका एग्जाम्पल है, कोई महत्व नहीं है, सीखने को रोचक बनाता है, समय नष्ट करता है या केवल मनोरंजन है? तो नहीं, ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत ही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सीखने को रोचक बनाता है। यानी जो चीज़ भी सीखने का होता है उसे और आकर्षक बनाता है, उसके लिए रोचक बना देता है। तो बच्चों को सीखने के लिए खेल का बहुत महत्व है, बच्चों को सीखने का वो रोचक को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, बच्चे की जिज्ञासा को शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की जो जिज्ञासा होती है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे रोक देना चाहिए,
अनदेखा कर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए या दंड देना चाहिए? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चों का जिज्ञासा है उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तब जाकर के बच्चा फिर आगे बढ़ता है, और ये प्रोत्साहित उन्हें हर समय समय पे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बाल मनोविज्ञान शीर्षक के लिए क्यों उपयोगी है? आपका ऑप्शन है बच्चों को समझने के लिए, भवन बनाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए या फिर फीस लेने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपको बच्चों को समझने के लिए। तो बाल मनोविज्ञान जो आपका शीर्षक है, सब्जेक्ट है, उसमें कुल मिलाकर के ये सीखा जाता है कि बच्चों को आप अच्छा से समझ सके, उसके भावनाओं को अच्छा से समझ सके। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 21, बच्चों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? उनके स्वाद के लिए, विकास और स्वास्थ्य के लिए, केवल वजन बढ़ाने के लिए या केवल ऊर्जा बचाने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा विकास और स्वास्थ्य के लिए। बच्चों को अगर संतुलित आहार मिलता है तो उनका विकास भी अच्छा होता है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों का निर्माण, केवल पानी देना, केवल स्वाद बढ़ाना या नींद लाना? तो प्रोटीन का मुख्य जो कार्य है आपका, वो आंसर हो जाएगा आपका शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों का निर्माण करना। ये आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, नमक, चीनी या चाय? तो बिल्कुल विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? एनीमिया, सर्दी, मोटापा या दृष्टि में सुधार? आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो आयरन का अगर आपको कमी है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको एनीमिया हो सकता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर अगला है आपको, बच्चों को हाथ कब धोने चाहिए? भोजन करने से पहले यानी भोजन से पहले, शौचालय के बाद, दोनों या कभी नहीं? तो अगर देखा जाए तो भोजन से पहले भी हाथ धोना चाहिए और शौचालय के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी शरीर के लिए क्यों जरूरी है? शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए, केवल भूख बढ़ाने के लिए, केवल वजन बढ़ाने के लिए या केवल नींद के लिए? तो अगर पानी की बात करें तो पानी शरीर में जल संतुलन भी बनाए रखता है और ये आपको स्वस्थ भी रखता है। तो बच्चों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शरीर में जल संतुलन बनाए के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कैल्शियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? कैल्शियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? हड्डियों और दांतों के लिए, बाल के रंग के लिए, आवाज़ के लिए या त्वचा के रंग के लिए? तो कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है, तो आंसर हो जाएगा हड्डियाँ और दांत के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, जंक फूड का अधिक सेवन क्या कर सकता है? जंक फूड जो होता है उसका अधिक सेवन करने से क्या हो सकता है? तो आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हमेशा स्वास्थ्य सुधार, लंबाई तुरंत बढ़ना, रोग समाप्त करना। तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है अगर आप जंक फूड ज़्यादा सेवन करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों किया जाता है? रोग से बचाव के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए या नींद के लिए? तो टीकाकरण रोग से बचाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, केवल पढ़ाई से, केवल खेल से, केवल कपड़ों से? तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ECCE का पूरा नाम क्या होता है? ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईयरली चाइल्ड कंप्यूटर एजुकेशन,
एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन और ईयरली क्लास केयर एजुकेशन। तो आपका 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका 32, प्रारंभिक बाल अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा प्रभावी होता है? खेल आधारित शिक्षा, केवल व्याख्यान, केवल लिखित परीक्षा, केवल रटने की शिक्षा। तो बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा जो है वो होता है आपका प्रभाव खेल आधारित शिक्षा पे। तो बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है अलग अलग टास्क में अलग अलग खेल खिलाना चाहिए और उसे समय समय पे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, खेल आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का समग्र विकास, केवल परीक्षा, केवल लिखावट या केवल अनुशासन। ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह आपका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों का समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 34, प्री स्कूल शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? प्री स्कूल शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? सीखने में सहायता करता है, समय नष्ट करता है, बच्चों को रोकता है या केवल मनोरंजन कराता है? तो प्री जो स्कूल होता है बच्चों के लिए उसमें सीखने की सहायता करता है। तो आंसर नंबर ये हो जाएगा सीखने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र कौन होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र कौन होता है? शिक्षक, बच्चा, प्रधानाचार्य या अभिभावक? तो 35 का बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा, यानी बच्चा पे ही सब कुछ आधारित होता है। तो यहाँ पे केंद्र कौन होता है? बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, ECCE में कहानी सुनाना किसका विकास करता है? ECCE जो सब्जेक्ट है आपका उसमें कहानी जो सुनाने का कार्य है उसमें किसका विकास होता है? भाषा और कल्पना का, केवल शारीरिक शक्ति का, केवल वजन का, केवल ऊंचाई का? तो इसमें जो ECC होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो सबसे लो लेवल से यानी शुरू से होता है, तो वहाँ पे बच्चों को सबसे पहले भाषा सिखाया जाता है और कल्पना करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाषा और कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास है, छोटे बच्चों के लिए कक्षा कैसी होनी चाहिए? सुरक्षित और आकर्षक, अंधेरी, बहुत डरावनी या अस्वच्छ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षित और आकर्षक। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? सामूहिक गतिविधियों से, अकेला रखकर, डराकर या चुप रखकर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक गतिविधियों से। बच्चों का जो सामाजिक कौशल का विकास होता है वो सामूहिक गतिविधियों से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ECCE में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक, केवल परीक्षक, केवल निरीक्षक या केवल अनुशासक? तो यहाँ पे ECCE में शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रारंभिक शिक्षा में रचनात्मक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा में रचनात्मक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? ए नंबर है आपका यानी सृजन करना, डर पैदा करना, बच्चों को चुप कराना या केवल परीक्षा लेना? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग मैथोलॉजी का अर्थ क्या है? शिक्षा की विधियों का अध्ययन यानी शिक्षण की विधियों का अध्ययन, भवन निर्माण, फीस प्रबंधन या खेल प्रबंधन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण की विधियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है? गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी, केवल शिक्षक को बोलना ही, केवल किताब पढ़ना या केवल परीक्षा? तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। यानी विद्यार्थी अगर सक्रिय होकर भागीदारी ले रहे हैं इसका मतलब वो उत्सुक है अपने कार्य में, अपने कार्य करने में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेमोनेस्ट्रेशन मेथड में क्या किया जाता है?
ये नंबर करके दिखाया जाता है, केवल पढ़ाया जाता है, केवल परीक्षा ली जाती है, या केवल नोट्स लिखे जाते हैं? तो डेमोनेस्ट्रेशन मेथड में आपको जो है कोई भी चीज़ को करके दिखाया जाता है कि कैसे ये काम कैसे होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको करके दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की समझ जांचना, डर पैदा करना, समय नष्ट करना, या कक्षा बंद करना। प्रश्नोत्तर विधि का जो उद्देश्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का समय जांचना। तो अगर आप प्रश्न लेते हैं और उत्तर लेते हैं तो इससे विद्यार्थी जो है वो कंटिन्यू अपने कार्य में फोकस करते हैं और उनका जो है समझ जो है वो सही से जांचा जा सकता है। तो हमेशा प्रश्न उत्तर का काम करने से विद्यार्थियों की समझ को जांचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण क्या है? चार्ट, कुर्सी, दरवाजा या पंखा? तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप एक्टिविटी का लाभ क्या है? सहयोगी की भावना का विकास, यानी सहयोग की भावना का विकास, बच्चों को अलग करना, अनुशासन खत्म करना, या सीखना रोकना। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप डिस्कशन है, या ग्रुप जो आपका वर्क है, एक्टिविटी वर्क, उससे आपको लाभ हो जाता है सहयोग की भावना विकसित करना, यानी एक दूसरे को सहयोग करना, उसकी भावना में विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा आपको सहयोग की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल आधारित शिक्षण किस उम्र में बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? खेल आधारित शिक्षण, तो आपके पास ऑप्शंस है, छोटे बच्चों के लिए, केवल वयस्क के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, या केवल कर्मचारी के लिए। तो आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए। खेल आधारित जो शिक्षण है वह बच्चों के लिए ही विशेष रूप से उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है? शिक्षण को व्यवस्थित करना, फीस तय करना, भवन बनाना, या छुट्टी देना। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य हो सकता है क्या चीज़? तो शिक्षण को व्यवस्थित करना, यानी कब आपको क्या पढ़ाना है या किस टाइम में आपको क्या करना है, ये लेसन प्लान के थ्रू आप वो कार्य को आसान कर सकते हैं और उसे अच्छा से स्पष्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, अच्छे शिक्षकों को विद्यार्थी को क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन, भय, अपमान और भेद। तो जो अच्छे शिक्षक है वो विद्यार्थी को क्या देते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। तो हमेशा उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्टिविटी का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सीखने की प्रगति जानने के लिए, केवल अंक देने के लिए, बच्चों को डराने के लिए, या समय बिताने के लिए? तो एक्टिविटी का मूल्यांकन जो है वो सीखने की प्रगति जानने के लिए। तो एक्टिविटी का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सीखने की प्रगति जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्रोथ का अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, केवल सामाजिक परिवर्तन, केवल भावनात्मक परिवर्तन? तो ग्रोथ मतलब होता है कि शरीर में ज़्यादा अगर विकास होती है तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको शारीरिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेवलपमेंट का संबंध किससे है? बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन, केवल वजन, केवल ऊंचाई, या केवल कपड़े? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन, उसे डेवलपमेंट बोल जाते हैं। यानी बच्चे डेवलप कब कर रहे हैं? जब हर क्षेत्र में बच्चे जो है कि अच्छे कर रहे हैं तो उन्हें परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपका डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का। 53 नंबर है आपका क्वेश्चन, बच्चों के विकास को कौन प्रभावित करता है? यानी बच्चों के विकास को कौन प्रभावित करता है? आनुवांशिकता और वातावरण, केवल मौसम, केवल स्कूल, केवल खिलौने? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण, यानी आसपास के वातावरण कैसे उनके माहौल हैं, और आनुवांशिकता भी इसमें अहम भूमिका अदा करती है बच्चों को विकास को प्रभावित करने में। तो यहाँ पे बच्चों को जो है कि ये तो वातावरण सही चाहिए, तो अगर अच्छे वातावरण में है तो बच्चों का विकास भी अच्छा होता है।
और आनुवांशिकता भी इसमें अहम रोल जो है कि निभाता है। तो यहाँ पे हम अच्छे आहार दे करके इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास में क्या शामिल है? ऊंचाई और वजन, केवल भाषा, केवल भावना, केवल सामाजिक व्यवहार। तो शारीरिक विकास में ऊंचाई और वजन है इसमें शामिल है, क्योंकि शरीर का विकास होता है तो उसमें वजन का भी विकास होता है और बच्चों का ऊंचाई का भी विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऊंचाई और वजन। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का उदाहरण क्या है? नए शब्द सीखना, वजन बढ़ाना, दौड़ना, ऊंचाई करना। तो ऑफकोर्स आंसर होगा नए शब्द सीखना, मतलब भाषा विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, मोटर विकास का संबंध किससे है? शरीर की गतिविधियों से, केवल भाषा से, केवल भावनाओं से, केवल समृद्धि से। तो मोटर विकास का मतलब होता है शारीरिक गतिविधियों से। तो आंसर हो जाएगा आपका शरीर की गतिविधियों से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? पेंसिल पकड़ना, दौड़ना, कूदना या तैरना। तो आपको 57 का आंसर हो जाएगा पेंसिल पकड़ना, इसे फाइन मोटर स्किल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? ग्रॉस मोटर किसे बोलते हैं? दौड़ना, चित्र बनाना, लिखना या बटन लगाना। तो ग्रॉस मतलब आगे बढ़ना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दौड़ना, यानी 58 का आंसर हो जाएगा दौड़ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया, केवल स्कूल में होने वाली प्रक्रिया या केवल घर में होने वाली प्रक्रिया। तो नहीं, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निरंतर होने वाली प्रक्रिया, मतलब हमेशा। तो आंसर हो जाएगा आपका निरंतर प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपको, बच्चों यानी बच्चे के विकास के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषण और सुरक्षित वातावरण, केवल खिलौने, केवल टीवी और केवल मोबाइल। तो ऑफकोर्स इसका आंसर हो जाएगा आपका उचित पोषण और सुरक्षित वातावरण। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी और व्यवस्थित कक्षा बनाना, बच्चों को डराना, केवल उपस्थिति लेना या केवल परीक्षा लेना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रभावी और व्यवस्थित कक्षा बनाना, यानी अच्छा क्लासरूम बनाना, तो बच्चों को वहाँ पे ज़्यादा टैलेंट निखर करके आता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का अच्छा तरीका क्या है? स्पष्ट नियम बनाना, हमेशा दंड देना, बच्चों को नज़रअंदाज करना या चिल्लाना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नियम स्पष्ट बनाना, अच्छे बनाना, ताकि बच्चे उस पर वर्क कर सके। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक जो है उनको विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मानजनक, भेदभावपूर्ण, कठोर और अपमानजनक या पक्षपातपूर्ण। तो आंसर हो जाएगा सम्मानजनक, सबको बराबर सम्मान। अगला है, क्लासरूम रूल्स क्यों आवश्यक है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए, डर पैदा करने के लिए, पढ़ाई रोकने के लिए या बच्चों को बाहर करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपको क्लासरूम जो है वो रूल्स उसमें आवश्यक है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो अच्छे व्यवस्था के लिए क्लासरूम में रूल्स के होने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, प्रोत्साहन से, डर से, अपमान से और दंड से। तो आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन से। प्रोत्साहन से कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षक को शरारती विद्यार्थी के साथ क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी ज़्यादा शरारती है उनके साथ क्या करना चाहिए शिक्षक को? शांतिपूर्वक समझना चाहिए उसे, तुलना अपमान करना चाहिए एक दूसरे से, मारना चाहिए उसे या हमेशा बाहर निकाल देना चाहिए क्लासरूम से। तो आंसर हो जाएगा आपको शांतिपूर्वक उसे समझाना चाहिए और उसे भी समझना चाहिए कि जो शरारती बच्चे हैं वो किस तरह के शरारती कर रहे हैं, उसे समझ करके और तब उसे अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए। उन्हें अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स दे करके उन्हें बताना चाहिए, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, तो बच्चे जो है शरारती करना कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम सेटिंग्स अरेंजमेंट किसके अनुसार होना चाहिए? क्लासरूम का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वह किसके अनुसार होना चाहिए? गतिविधि और आवश्यकता के अनुसार, हमेशा एक जैसा, केवल शिक्षक के अनुसार या केवल प्रधानाचार्य के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा गतिविधि और
आवश्यकता के अनुसार ही क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने के लिए, छुट्टी बढ़ाने के लिए, बच्चों को रोकने के लिए, या केवल उपस्थिति के लिए? समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए, यानी समय में प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा करें। अगला क्वेश्चन है, अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या ज़रूरी है? ऑप्शन है आपके पास कम्युनिकेशन, डर, पक्षपात और उपेक्षा। तो आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को सभी विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास समान व्यवहार, पक्षपात, भेदभाव, या केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामान्य व्यवहार करना चाहिए और उसे समय समय पे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अगला है, आर्ट एंड क्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक विकसित करना, केवल परीक्षा लेना, केवल लिखना सीखना, बच्चों को चुप कराना। तो आंसर हो जाएगा आपका रचनात्मक विकास करना। आर्ट और क्राफ्ट का काम रचनात्मक विकास करना है, बच्चों से रचना बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग किस प्रकार की गतिविधि है? रचनात्मक, प्रशासनिक, शारीरिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा? तो ड्राइंग जो है आपका रचनात्मक गतिविधि है, इसमें रचना बनाई जाती है, ड्राइंग की जाती है, मतलब आर्ट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिगामी किससे संबंधित है? कागज मोड़ने की कला, मिट्टी की कला, संगीत की कला या नृत्य की कला? तो ओरिगामी आपका कागज मोड़ने की कला है, या कागज से मोड़ करके अलग अलग आर्ट और डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्लाई मॉडलिंग में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, क्ले, केवल कागज, केवल कपड़ा, केवल पानी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिट्टी, क्ले। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रंग भरने की गतिविधि किससे संबंधित, किससे विकसित करती है? यानी किसे विकसित करती है? रंग भरने की गतिविधि किसे विकसित करती है? रचनात्मकता और पहचान, केवल दौड़ की क्षमता, केवल गणित, केवल अनुशासन? तो आंसर हो जाएगा रचनात्मकता और रंग पहचान, यानी रंग भरने की गतिविधि जो है वो रचना करना और रंग पहचान करने का जो है कि कला को विकसित करती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्राफ्ट एक्टिविटी में बच्चों को क्या करना चाहिए? स्वयं बनने का अवसर देना चाहिए, केवल शिक्षक को देखना, बिल्कुल भाग न लेना, या केवल लिखना? आंसर हो जाएगा स्वयं बनने का अवसर देना चाहिए। क्राफ्ट एक्टिविटी में बच्चों को हर तरह का जो भी आपका एक्टिविटी है उसमें स्वयं बन करके वो अपना अवसर दिखाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आर्ट एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? तो आर्ट एक्टिविटीज़ में कल्पना शक्ति, डर, दंड, प्रतियोगिता? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कल्पना शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पेपर क्राफ्ट के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? रंगीन कागज, केवल लोहा, केवल पत्थर, केवल पानी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रंगीन कागज। तो पेपर क्राफ्ट के लिए क्या उपयोगी हो सकता है? रंगीन कागज। अगला क्वेश्चन है, कला गतिविधियों से बच्चों में क्या विकसित होता है? फाइन मोटर स्किल्स, केवल वजन, केवल ऊंचाई, या केवल भूख? तो यहाँ पे कला गतिविधि जो है वो फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। तो इसमें बच्चों का जो विकसित होता है किस गतिविधियों में होता है? तो फाइन मोटर स्किल में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षक को बच्चे की आर्ट वर्क के प्रति क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए, हमेशा आलोचना करना चाहिए, या नष्ट करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना विकसित करना। मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, इसमें सब कुछ है। केवल लिखना, केवल पढ़ना, केवल परीक्षा लेना। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये सारे चीज़ में अगर विकास होता है तो उसे हमें भाषा शिक्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का पहला कौशल सामान्यतः कौन सा है? तो भाषा सीखने के लिए पहले आपको सुनना पड़ता है। आपके पास एग्जाम्पल है सुनना, लिखना, पढ़ना और
व्याकरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सुनना। भाषा सीखने के लिए बच्चों को पहले सुनना पड़ता है, तो उसे बोल बोल करके, कहानियाँ सुना करके उन्हें सुनते सुनते वो बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग किस कौशल को विकसित करता है? भाषा और कल्पना, केवल गणित, केवल शारीरिक शक्ति, केवल चित्रण। तो भाषा की कल्पना करना स्टोरी टेलिंग जो है इसमें बच्चों को स्टोरी यानी जो है कि कहानियाँ सुना करके, कहानियाँ जो है वो बोल करके उन्हें भाषा कौशल की कल्पना करने में विकसित की जाती है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, बच्चों को नए शब्द सीखने का अच्छा तरीका क्या है? चित्र और उदाहरण, केवल रटना, डांटना और दंड देना। तो ये आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो है किसी भी व्यक्ति का माइंड जो है वो चित्र पर और उदाहरण पे ज़्यादा वर्क करता है, यानी फोकस करता है। तो बच्चों को भी नए शब्द सीखने के लिए चित्र और उदाहरण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वहाँ पे चित्र के थ्रू या उदाहरण के थ्रू अगर आप बताते हैं तो वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा शिक्षण में कविता का क्या लाभ है? उच्चारण और शब्द भंडार में सहायता, केवल गणित सीखना, केवल खेल, केवल चित्रण। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण में कविता का जो लाभ है वो उच्चारण और शब्द भंडार में सहायता करता है, आपको उच्चारण को सही करता है और शब्द भंडार को भी बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा उच्चारण और शब्द भंडार में सहायता करना। क्वेश्चन अगला है आपका, बच्चों की भाषा सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे भाषा कैसे सुधार सकते हैं? चुप रह करके, बातचीत करके, डरा करके या डांट करके? तो बातचीत का अवसर दे करके, एक दूसरे से वार्तालाप करके बच्चों की भाषा सुधारी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बातचीत का अवसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रीडिंग का क्या अर्थ होता है? रीडिंग आपके पास ऑप्शन है, लिखित शब्दों को समझना, केवल बोलना, केवल सुनना, केवल चित्र बनाना। तो इसमें कौन आंसर सही है? तो रीडिंग का मतलब होता है लिखना, इसलिए बच्चों को राइटिंग दी जाती है ताकि वो लिखित शब्दों को अच्छा से समझ सके और अपना राइटिंग भी सुधार सके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लिखित शब्दों को समझना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइटिंग स्किल विकसित करने के लिए क्या उपयोगी है? तो राइटिंग स्किल विकसित करने के लिए क्या उपयोगी है? ऑप्शन हो जाएगा आपको नियमित खेल अभ्यास, केवल सुनना, केवल लिखना, केवल बोलना। तो राइटिंग स्किल विकसित करने के लिए लेखन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नियमित लेखन का भी अभ्यास जो है, हमेशा लिखना राइटिंग स्किल को अच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास, भाषा कक्ष में शिक्षक को बच्चे की गलतियों पर क्या करना चाहिए? सही तरीके से सुधारना चाहिए, अपमान करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए, दंड देना चाहिए? तो सही तरीके से उसे सुधारना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? समझ आसान बनाने के लिए, कक्षा सजाने के लिए, समय बिताने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए। तो भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग जो है वो समझ को आसान बनाने के लिए किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो आंसर हो जाएगा आपका समझ आसान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका विद्यालय का प्रभावी संचालन, केवल फीस लेना, केवल परीक्षा लेना, केवल छुट्टी देना। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय का प्रभावी संचालन, यानी विद्यालय को अच्छा से चलाया जा सके, इसलिए बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स ली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्यालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, चपरासी या अभिभावक? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानाचार्य। अगला आपके पास क्वेश्चन है, स्कूल टाइम टेबल का उद्देश्य क्या होता है? समय और कक्षाओं को व्यवस्थित करना, फीस तय करना, छुट्टी बढ़ाना या केवल उपस्थिति लेना? तो आंसर हो जाएगा आपका समय और कक्षाओं को व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्यालय में रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है? विद्यालय में जो है वह रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है? जानकारी सुरक्षित रखने के लिए, कक्षा बंद करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए या केवल सजावट के लिए?
तो विद्यालय में जो है रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि जानकारी सुरक्षित रहे। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जानकारी सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अटेंडेंस रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है? उपस्थिति, फीस, परीक्षा प्रश्न या पुस्तक सूची? तो आंसर हो जाएगा आपका उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्यालय में स्वच्छता क्यों आवश्यक है? विद्यालय में स्वच्छता क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य वातावरण के लिए, केवल सजावट के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल आवश्यकता है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य वातावरण को अच्छे बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षक और अभिभावक के बीच अच्छा संवाद क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पास, बच्चों की प्रगति समझने के लिए, केवल फीस लेने के लिए, छुट्टी देने के लिए या केवल शिकायत करने के लिए? तो आपके पास आंसर हो जाएगा शिक्षक और बच्चों, अभिभावक जो है, शिक्षक और अभिभावक के बीच जो अच्छा संवाद होता है वो बच्चों के प्रति प्रगति को समझने के लिए होता है कि बच्चे कितने आपके प्रगति में हैं, कितने वर्क कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग का क्या महत्व है? कार्य को व्यवस्थित करने में, काम रोकने में, बच्चों को डराने में या छुट्टी बढ़ाने में? तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्लानिंग जो है उसकी ज़्यादा महत्व होती है कार्यों को व्यवस्थित करने में कि कब आपको कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था क्यों ज़रूरी है? विद्यालय में सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? बच्चों को सुरक्षा के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, भवन के लिए या परीक्षा के लिए? तो आंसर हो जाएगा बच्चों को सुरक्षा के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जो है कि शरारती करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को सुरक्षा के लिए व्यवस्था जो है कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल में। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, यानी अनुशासन जो है बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सभी संबंधित व्यक्तित्व की, केवल बच्चों की, केवल चपरासी की या केवल अभिभावक की? तो ऐसा नहीं है, किसी एक में अगर अनुशासन अच्छा है तो उससे सब चीज़ अच्छा हो जाता है, इसलिए इसमें सभी की भागीदारी चाहिए। तो उसमें स्कूल से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति है, चाहे अभिभावक से लेकर के, बच्चों से लेकर के, चपरासी से लेकर के या टीचर तक, सबकी जो है कि अनुशासन सबको बनाए रखना चाहिए, इसलिए सभी संबंधित व्यक्ति की होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, टीचिंग प्रैक्टिस का उद्देश्य क्या है? वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्त करना, केवल परीक्षा देना, केवल छुट्टी लेना, केवल रिकॉर्ड बनाना? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक शिक्षण अनुभव को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटर्नशिप में विद्यार्थी क्या सीखता है? इंटर्नशिप जो होता है उसमें विद्यार्थी को क्या सिखाया जाता है, यानी क्या सीखता है विद्यार्थी? तो व्यवहारिक शिक्षण कौशल, केवल सिद्धांत, केवल खेल, केवल प्रशासन? तो आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक शिक्षण कौशल। इंटर्नशिप में जैसे कोई भी टॉपिक्स पे इंटर्नशिप कराए जाते हैं तो उसमें उस टॉपिक्स पे उन्हें कोई टास्क दिया जाता है जिसे वो पूरा करते हैं, तो इंटर्नशिप में बच्चों का जो है व्यवहारिक शिक्षण कौशल में बढ़ोतरी होता है। तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक शिक्षण कौशल। अगला क्वेश्चन आपके पास है, टीचिंग प्रैक्टिस से पहले शिक्षकों को क्या तैयार करना चाहिए? यानी जो टीचिंग करा रहे हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको पहले क्या जो है कि तैयार कर लेना चाहिए? तो लेसन प्लान, केवल उपस्थिति, परीक्षा या फिर फीस रसीद? तो आपको लेसन प्लान तैयार कर लेना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस लेसन के बाद क्या पढ़ाना है। तो ये टीचिंग प्रैक्टिस होता है, इसके लिए बच्चों को शिक्षक को लेसन प्लान जो है पहले तैयार कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटर्नशिप में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया समझने के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए, छुट्टी लेने के लिए या फीस जमा करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण प्रक्रिया समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग प्रैक्टिस में समय पालन क्यों ज़रूरी है? अनुशासन और प्रभावी शिक्षण के लिए? ऑप्शन नंबर सेकंड है केवल उपस्थिति के लिए, छुट्टी के लिए या कोई कारण नहीं? तो आपके पास आंसर हो जाएगा अनुशासन और प्रभावी शिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस टीचिंग में टीचिंग एआईडी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास चार्ट, अटेंडेंस रजिस्टर, फीस रसीद या पहचान पत्र? तो आंसर हो जाएगा आपके पास चार्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटर्नशिप के दौरान शिक्षकों को विद्यार्थी के लिए, मतलब विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इंटर्नशिप के दौरान शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए या करना चाहिए? तो सहयोगात्मक, अपमानजनक, पक्षपातपूर्ण या कठोर? तो आंसर हो जाएगा आपका सहयोगात्मक, यानी
इंटर्नशिप में बच्चे जब कुछ सीखते हैं तो उसे सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए, टास्क देना चाहिए और शिक्षकों को अच्छे से उसे समझना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग प्रैक्टिस के बाद फीडबैक क्यों ज़रूरी है? टीचिंग प्रैक्टिस के बाद फीडबैक क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है आपके पास शिक्षण में सुधार के लिए, छुट्टी के लिए, फीस के लिए या परीक्षा रोकने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंटर्नशिप रिकॉर्ड में क्या शामिल किया जा सकता है? इंटर्नशिप रिकॉर्ड में क्या शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है किए गए शिक्षण कार्य का विवरण, केवल व्यक्तित्व फोटो, केवल फीस, केवल छुट्टियाँ। तो आंसर हो जाएगा आपका किए गए कार्य शिक्षण की विवरण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग प्रैक्टिस से कौन सा कौशल विकसित होता है? टीचिंग प्रैक्टिस से कौन सा कौशल विकसित होता है? क्लासरूम हेडलाइन, क्लासरूम हैंडलिंग, केवल टाइपिंग, केवल ड्राइंग या केवल खेल। तो आंसर हो जाएगा क्लासरूम हैंडलिंग। इसमें टीचिंग प्रैक्टिस से विकसित होता है ये वाला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइवा का क्या अर्थ है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खेल परीक्षा या प्रयोगशाला परीक्षा। तो वाइवा मतलब होता है मौखिक परीक्षा, तो मौखिक परीक्षा को हम लोग बोलते हैं वाइवा। आंसर हो जाएगा आपका मौखिक परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, वाइवा में प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास स्पष्ट और आत्मविश्वास से, डर कर, बिना समझे या हमेशा चुप रहकर। तो वाइवा में प्रश्नों का उत्तर हमें देना चाहिए स्पष्ट और आत्मविश्वास से। आंसर हो जाएगा स्पष्ट और आत्मविश्वास से। अगला क्वेश्चन है, वाइवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय की समझ जांचना, केवल लिखावट देखना, केवल उपस्थिति देखना या फीस जांचना। तो वाइवा से विषय की समझ जांचना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइवा के समय विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ध्यान से प्रश्न सुनना चाहिए, बीच में बोलना चाहिए, प्रश्न को अनदेखा करना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपको क्या चीज़? ध्यान से प्रश्न को सुनना चाहिए कि अगला जो प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, फिर उसे आत्मविश्वास के साथ उसे स्पष्ट रूप से आंसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइवा में उत्तर ना आने पर क्या करना चाहिए? यानी वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उत्तर ना आए तो क्या करना चाहिए? ईमानदारी से बताना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है आपका गलत जानकारी देना चाहिए, बहस करना चाहिए या चुप चले जाना चाहिए। तो नहीं, ईमानदारी से उस चीज़ को बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाइवा और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वाइवा में जो है बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आत्मविश्वासपूर्ण, डरावनी, लापरवाह या असामान्यजनक। आंसर हो जाएगा आत्मविश्वासपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, वाइवा के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? विषय की पुनरावृत्ति करके, बिना पढ़े, केवल नाम याद करके, केवल किताब खरीद कर। तो आंसर हो जाएगा आपका विषय की पुनरावृत्ति करके। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइवा में शिक्षक क्या जांच सकता है? वाइवा में शिक्षक क्या जांच सकता है? ज्ञान और समझ, केवल लिखावट, केवल उपस्थिति, केवल फीस। आंसर हो जाएगा ज्ञान और समझ को वाइवा के थ्रू शिक्षक जांच सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वाइवा में उत्तर देते समय क्या महत्वपूर्ण है? प्रश्न के अनुसार उत्तर देना, विषय बदल देना यानी विषय बदलना, बहुत तेज बोलना या चुप रहना। आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार उत्तर देना। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइवा किस प्रकार की परीक्षा है? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या ऑनलाइन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मौखिक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय की व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, केवल अंक लेना, केवल फोटो लेना या केवल समय बिताना। तो प्रोजेक्ट का काम होता है विषय की व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रैक्टिकल का क्या अर्थ होता है? केवल सीखना। ऑप्शन सेकेंड है केवल पढ़ना, केवल सुनना, केवल लिखना। तो प्रैक्टिस का जो अर्थ होता है वो सीखने के लिए होता है। आंसर हो जाएगा करके सीखना, यानी क्या करना है उसे करके फिर से सीखना। तो प्रैक्टिकल का अर्थ होता है करके सीखना, केवल पढ़ना, केवल सुनना, केवल लिखना। तो आंसर हो जाएगा करके सीखना, इसे प्रैक्टिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्ट बनाने से कौन सा कौशल विकसित होता है? रिसर्च और प्रेजेंटेशन,
केवल खेल, केवल लेखन, केवल गणित। आंसर हो जाएगा रिसर्च और प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिस एक्टिविटी में सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करते हैं कोई भी चीज़ का, उसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है आपके पास दुर्घटनाओं से बचने के लिए, समय बढ़ाने के लिए, अंक बढ़ाने के लिए, या केवल सजावट के लिए। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो तो उसमें सेफ्टी जो आपका ज़रूरी है दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। जबकि हम लोग कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो उसमें दुर्घटना ज़्यादा होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका दुर्घटनाओं से बचने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए? विषय और कार्य का विवरण, केवल फोटो, केवल नाम और केवल हस्ताक्षर। आंसर हो जाएगा विषय और कार्य का विवरण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिकल में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास मार्गदर्शन करना, केवल देखना, केवल दंड देना, केवल परीक्षा लेना। तो प्रैक्टिकल में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो मार्गदर्शन करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रोजेक्ट वर्क में जानकारी कहाँ से ली जा सकती है? प्रोजेक्ट वर्क में जानकारी कहाँ से ली जा सकती है? पुस्तकों और विश्वसनीय स्रोत से, केवल अफवाहों से, केवल अनुमान से, केवल यानी बिना किसी स्रोत के। आंसर हो जाएगा पुस्तक से या विश्वसनीय स्रोत से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिकल का मूल्यांकन किस आधार पर हो सकता है? कार्य करने की क्षमता, केवल उपस्थिति, केवल उम्र, या केवल नाम। आंसर हो जाएगा आपका कार्य करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है उसका क्या उद्देश्य है? कार्यों के परिणामों को प्रस्तुत करना, केवल मनोरंजन करना, केवल उपस्थिति लेना, या केवल फीस जमा करना। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इसका आंसर हो जाएगा कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करना, इसे प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिकल लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रैक्टिकल लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना, केवल किताब पढ़ना, यानी केवल किताब पढ़ना, केवल परीक्षा देना, केवल नोट्स बनाना। तो आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल लर्निंग जो होता है वो सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने पे ज़्यादा जोर देता है, फोकस करता है। तो आंसर हो जाएगा आपको सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना। तो दोस्तों ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी से रिलेटेड 130 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।